Assalamu alaikum students. Today we are going to start the chapter number 1 of class 9th chemistry. तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे चीज़ नज़र आ रही होगी, चैप्टर का नेम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मीन के एटम क्या है, मैटर क्या है, एक्सेट्रा हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री चूँकि साइंस की ब्रांच है तो हम लोग सबसे पहले साइंस को डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस, या फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज साइंस। साइंस एक ऐसे इल्म को कहते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जब हमें हासिल होता है। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉलेज gained through observation and experimentation। यानी कि ऐसा इल्म जो कि हमें किसी भी चीज को देखने के बाद, जांचने के बाद, परखने के बाद, उस पर गौर व फिक्र करने के बाद जब हमें हासिल होता है। इसके साथ दूसरी चीज लिखी हुई है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद जो हमें इल्म हासिल होता है, दैट इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस की आगे ढेर सारी, मतलब आप कह रहे हैं कि इसको मेजर 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। इनमें सबसे पहली है यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। द सेकेंड वन इज लॉजिकल साइंस। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिक्स को, लॉजिक्स एंड मैथ्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। एंड द थर्ड वन इज सोशल साइंस। सोशल साइंस स्टडी है पीपल्स एंड सोसाइटी के बारे में, पीपल एंड सोसाइटी। यानी कि यूनिवर्सल साइंस इट इज द स्टडी ऑफ बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके बाद लॉजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ लॉजिक्स एंड मैथ्स, एंड द सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ पीपल्स एंड सोसाइटी। यानी कि इस साइंस की किस्म के अंदर हम लोग लोगों को डिस्कस करते हैं, लोगों की नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी मतलब किन तरीकों से जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है। उसके बाद लॉजिकल साइंस के अंदर हम लोग लॉजिक्स और मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल साइंस के अंदर हम लोग बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अब साइंस का मतलब क्या है? साइंस बेसिकली एक लफ्ज लैटिन से डिराइव किया गया है। तो साइंस यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड scientia, that means knowledge। यानी कि साइंस जो बेसिकली लफ्ज हासिल किया गया है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब साइंटिया है, और उसको अगर हम लोग उसका मीनिंग देखें तो दैट इज नॉलेज। यानी कि आप इसको फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, साइंस साइंटिया, और इसका मतलब है नॉलेज। यानी कि साइंस हासिल किया गया है साइंटिया से, और साइंटिया का मतलब है नॉलेज। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब हमारा टॉपिक चूंकि यूनिवर्सल साइंसेस में रिलेटेड है,
यूनिवर्सल साइंस को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये है बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक ना तो फिजिक्स है ना बायो है, हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज और जो है वो मतलब ये बताना जरूरी है कि मैटर किसे कहते हैं। द क्वेश्चन व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, उर्दू जबान से मादा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरे, यानी कि मैटर के लिए फर्स्ट वन स्पेस या आप लोग ये कह रहे मैस, और सेकंड वन है ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि किसी भी चीज के मैटर होने के लिए ये चीज जरूरी है कि वो वजन भी रखती हो और जगह भी लेती हो। अब मैस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कि मादे की जो मिकदार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैस। और मैटर के लिए दूसरी चीज का होना जरूरी है जो कि स्पेस है, यानी कि जब एक चीज जो है वो वजन भी रखती हो और जगह भी घेरती हो तो उसको जो है हम लोग मैस कह सकते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन और भी आ सकता है या आएगा कि वो कौन सी चीज है जो कि वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है लेकिन उसको हम लोग मैटर कंसिडर नहीं करते, तो उसका आंसर होगा एयर। यानी कि हवा जो होती है ये वजन भी रखती है, जगह भी घेरती है, लेकिन हम लोग इसको जो है मैटर नहीं कहते। उसके बाद हम लोग जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन की जाने पाते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखूंगा। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study composition, first one, second है इसका structure, third one properties, and the third one is fourth one is reaction। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन को जो है वो देखते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है? तो कंपोजिशन ऑफ मैटर का ये मतलब है कि इसमें हम लोग इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये मैटर जो कि हमारे पास मौजूद है किसी भी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर हमारे पास गैसेस की फॉर्म में है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल लें तो ये जो है हमारे पास H2O, तो जब हम लोग इसको जो है वो डिकम्पोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा H2+O। तो ये जो H2O है या इसको आप लोग इस सूरत में भी लिख सकते हैं H2+O, तो ये आ जाएगा H2। अब ये जो आपके पास पानी है लिक्विड फॉर्म में, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इसकी कंपोजिशन है। ये हमारे पास जो मैटर है लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि मैटर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है और गैसेस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम जो कि हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में आया है, पानी की फॉर्म में आया है, तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये इसकी क्या होगी? कंपोजिशन होगी। इस पीस ऑफ मैटर की ये कंपोजिशन होगी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसकी और एग्जांपल लें NaCl, तो इसके बदले में हमारे पास जो बनेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये जो हमारे पास खुदनी नमक है जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट। अब ये जो सोडियम और क्लोरीन, अब ये हमारे पास मेटल है, मेटल और ये हमारे पास है, इसको आप लोग हैलोजन का नाम ले सकते हैं। अब मेटल किसे कहते हैं? एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाय नेचर, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर कुदरती तौर पर करंट के पास होने की सलाहियत मौजूद होती है, उनको जब आप मेटल कह सकते हैं। उसके बाद हैलोजन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का मतलब होता है साल्ट। अब ये जो हेलो और जीन है ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, यानी कि हेलो का मतलब होता है साल्ट और दूसरे का मतलब होता है फार्मर, यानी कि हैलोजन दो चीजों का सम है, साल्ट और फार्मर। यानी कि ये जो सोडियम मेटल और क्लोरीन यानी कि हैलोजन की फॉर्म में जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट की फॉर्म में आएगा।
अगर हम लोग ये देखें कि NaCl Na और प्लस Cl, ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अब स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल है, मीन टू से हमारे पास H2 है, लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं H2। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन ऑक्सीजन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि ये जो दो एटम है ये किस तरह आपस में अरेंज किए गए हैं। और दूसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि आया कि इसके अंदर हमारे पास बॉन्ड कौन सा मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी अरेंज को देखें तो ये हमारे पास इसके अंदर ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पेयर हैं और इसके अंदर दो लोन पेयर है। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इंशाल्लाह ये हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जब इन डिटेल जब डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह की है। उसके बाद अगर हम लोग प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टीज दो किस्म की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। इसकी मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट associated with physical state of matter, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मैटर की फिजिकल स्टेट से जो रिलेट करती है। अब फिजिकल स्टेट्स क्या होती है, लाइक हमारे पास है एक H2O, ठीक है। अगर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो इनमें सबसे पहली हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो होती है लिक्विड। उसके बाद आ जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद आ जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और भी मतलब हम लोग इसमें काफी सारी चीजें इसकी जो वो ऐड कर सकते हैं जो कि इसकी फिजिकल स्टेट से जो वो रिलेट करती हैं। तो इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज बताने से पहले यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है, वो है चेंज। आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा चेंज, इसका मतलब क्या है? तो इसको अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। चेंज दो किस्म का होता है, जिस तरह प्रॉपर्टीज दो किस्म की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल, इसी तरह चेंज दो किस्म का होता है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल के अंदर किसी भी सब्सटेंस की जस्ट शेप चेंज होती है, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसकी भी रहती हैं। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो इसके अंदर एक नया सब्सटेंस जो है वो बन जाता है विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, केमिकल चेंज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फाउंड विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक सब्सटेंस को डिकम्पोज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास H2O ही हम लोग ले लेते हैं। तो जब इसको यहाँ हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो ये आ जाएगा H2+O। अब देखिए ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, पानी का पीस ऑफ मैटर भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि डेफिनेशन मैंने बताई है, a change in which a new substance is formed with different physical properties। यानी कि यहाँ पे ये जो आपके पास पीस ऑफ मैटर यानी कि लिक्विड है, जब हम लोग इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये भी आपके पास गैसेस की फॉर्म में आएगी, और जो दूसरी है ऑक्सीजन ये भी आपके पास किस फॉर्म में आएगी, गैसेस फॉर्म में। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो H2O है ये लिक्विड की फॉर्म में है, लेकिन जब हमने इसको डिकम्पोज किया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है, तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये अलग होगी, ये ऑक्सीजन जब अलग होगी, और इनकी प्रॉपर्टीज अब ये देखिए कि लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन जो हमने जब इसको डिकम्पोज किया तो ये हाइड्रोजन गैसेस की फॉर्म में आ गया और ऑक्सीजन भी गैसेस की फॉर्म में आ गई। तो इस चीज से जो प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर हम लोग रिएक्शंस को देखें
तो रिएक्शंस भी दो किस्म के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस के अंदर, या आप जस्ट रिएक्शंस को ले लें, तो रिएक्शंस के अंदर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो पीस ऑफ मैटर है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और उसके बाद अगर हम लोग दूसरी चीज़ को देखें कि जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी सूरत में हमारे पास प्रोडक्ट है वो किस किस फॉर्म में आता है। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं, व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री को हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं ताकि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें। एडवांटेज सबसे पहले हम लोग इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री के बेपनाह हमारे पास एडवांटेजेस है, जैसे कि हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें पेंट्स एंड डाइज को देखें, मेडिसिन एंड ड्रग्स को देखें, पेपर एंड प्लास्टिक्स वगैरह देखें, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स को देखें। तो ये जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट आती हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है केमिस्ट की मेहनत का जो नतीजा भी आप जो इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस देखें, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमारे पास जनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं जब ये अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो अगर लिक्विड है तो उसको जब वो नदी नालों में बहाती हैं तो ये एक्वाटिक के लिए जो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अगर वही जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है अगर हमारे पास धुएं की शक्ल में है तो जब वो फिजा में जाएगा तो वो जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत के अंदर जब इजाफा होता है, माहौल ख़राब होता है, लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटेड वाटर में है वो मतलब पानी के गंदे होने के असबाब के अंदर केमिस्ट्री के डिसएडवांटेजेस का बहुत ज़्यादा अमल ज़्यादा है। उसके बाद पोल्यूटेड एयर एंड कंटिन्यूटेड फूड, यानी कि जिस तरह मैंने अभी शुरू में बताया है कि अगर हम लोग फैक्ट्री कहीं पे लगाते हैं तो उससे जो निकलने वाला धुआं है, ठीक है, तो वो जब हवा में जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होगा तो वहाँ पे जो है वो उस हवा को गंदा कर देगा। और वहाँ पे अगर सल्फर के ऑक्साइड्स की मिकदार या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वो जो है वो किसका बायस बनेगा, तेज़ाबी बारिश का बायस बनेगा। तो ये थे हमारे पास मुख्तसर से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Whoa.